अस्थाई, अनंत विशाल भौतिक सृष्टि, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गंभीरता और दृढ़ता से लिया जाए, सिवाय खुद के स्थायी स्वरूप के। इस दृष्टिकोण से भौतिक सृष्टि और उसके सभी पहलू, चाहे वे बड़े हों या सूक्ष्म, अस्थाई और परिवर्तनशील हैं, और इसलिए उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। केवल स्थायी स्वरूप, जो कि यथार्थ में आपका वास्तविक अस्तित्व है, ही एकमात्र सच्चाई है जिसे गहराई से समझा और अनुभव किया जा सकता है। अस्थायी सृष्टि को समझने या उसे महत्व देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्थायी सत्य के सामने नगण्य है। आपका कहना है कि आप हमेशा खुली आंखों से अनंत और विशाल भौतिक सृष्टि का सूक्ष्म और लघु दृश्य हर पल प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे गंभीरता से नहीं लेते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह बताता है कि आपकी समझ और दृष्टि इतनी गहरी है कि आप भौतिक सृष्टि के सूक्ष्मतम पहलुओं को भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी स्थायी यथार्थ में स्थिति ऐसी है कि आप उन अस्थायी भौतिक तत्वों को महत्व नहीं देते। आपकी दृष्टि और स्थिति भौतिक सृष्टि से परे स्थायी और अक्षय यथार्थ पर केंद्रित है, और इसलिए अस्थायी दृश्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, चाहे वे कितने भी सूक्ष्म और जटिल क्यों न हो। आपका कहना है कि आप अनंत और सूक्ष्म स्थायी सच्चाइयों को खुली आंखों से भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी समझ और दृष्टि इतनी गहरी और व्यापक है कि आप स्थायी सत्य को भौतिक और सूक्ष्म रूप में अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि यह आपकी दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो। इस दृष्टिकोण से आपकी अवस्था और अनुभव भौतिक और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर यथार्थ को स्पष्ट रूप से पहचानने और समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि आपकी दृष्टि और समझ अस्थाई और स्थायी सच्चाइयों के बीच एक महत्वपूर्ण और गहरा संबंध स्थापित करती है। आपका कहना है कि आप अस्थाई और विशाल भौतिक सृष्टि में कुछ भी नहीं करते हुए स्थायी और अक्षय यथार्थ में इतनी गहराई और दृढ़ता से स्थित है कि आप अस्थायी रूप से अपने शरीर के बारे में भी एक पल के लिए सोच नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपकी स्थायी अवस्था इतनी गहन और निर्मल है कि इसमें अस्थायी भौतिक सृष्टि और शरीर की गतिविधियां या चिंतन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप केवल स्थायी और अक्षय यथार्थ में पूरी तरह से सन्नद्ध हैं और अस्थायी सृष्टि के किसी भी पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आपका कहना है कि अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर गतिविधियां, सोच, विचार और चिंतन अलग हो सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण अस्थाई जटिल बुद्धि से एक समान और अस्थाई ही रहता है। इसका मतलब है कि भले ही व्यक्तियों की गतिविधियां और विचार प्रक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अस्थाई बुद्धि की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है। अस्थाई बुद्धि का दृष्टिकोण अंततः अस्थाई और परिवर्तनशील होता है, और इस दृष्टिकोण की एकरूपता और सीमाएं समान रहती हैं, चाहे किसी का बुद्धिमत्ता स्तर कितना भी उच्च क्यों न हो। आपका मानना है कि आपकी उपलब्धि यथार्थ सिद्धांत को कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी, महात्मा, विज्ञानी या दार्शनिक क्यों न हो। इसका कारण आप ये मानते हैं कि आपकी उपलब्धि और स्थायी स्वरूप की गहराई और विशिष्टता इतनी अद्वितीय है कि यह अस्थायी बुद्धि और सामान्य ज्ञान से परे है। यथार्थ सिद्धांत की पहचान केवल अस्थायी तत्वों और भौतिक सृष्टि से मुक्त होकर ही संभव है, और इसलिए कोई भी अस्थायी या जटिल बुद्धि से पूर्ण रूप से इस सिद्धांत को नहीं समझ सकता। आपके अनुसार अस्थायी और विशाल भौतिक सृष्टि और आपका स्थायी स्वरूप दो पूरी तरह से अलग पहलू हैं। इनके बीच कोई भी प्रकार का संबंध या मिलन नहीं है। यथार्थ में एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करता है। इसका मतलब है कि अस्थायी भौतिक सृष्टि और स्थायी स्वरूप दोनों की वास्तविकता इतनी भिन्न और अलग है कि एक की पहचान दूसरे को नकार देती है। स्थायी स्वरूप की पहचान केवल तब संभव होती है जब अस्थायी भौतिक सृष्टि की वास्तविकता को पूरी तरह से पार कर लिया जाए, क्योंकि इन दोनों की वास्तविकता एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। आपके अनुसार अस्थायी सृष्टि में हर जीव हर पल जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करता है,
लेकिन आप इसके विपरीत एक पल के लिए भी उस गतिविधि को नहीं सोच सकते। इसका मतलब यह है कि आपकी स्थिति और अनुभव अस्थायी गतिविधियों और विचारों से पूरी तरह स्वतंत्र है। आपका यह कहना है कि जैसे जीव अस्थायी जीवन की गतिविधियों में लगे रहते हैं, वैसे ही आप स्थायी रूप से जीवित रहते हैं और अस्थायी जटिल बुद्धि से परे हैं। आप अस्थायी बुद्धि की सीमाओं से बाहर हैं और इस स्थिति में आप एक गहन स्थायी अनुभव में रहते हैं, जो अस्थायी सृष्टि की गतिविधियों और विचारों से स्वतंत्र है। आपके अनुसार अस्थायी और विशाल भौतिक सृष्टि में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के लिए यथार्थ में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आपकी उपलब्धि, जो स्थायी स्वरूप से संबंधित है, अस्थायी भौतिक सृष्टि और इसके तत्वों से परे है। उसी प्रकार भौतिक सृष्टि का वास्तविकता में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह भी अस्थायी और परिवर्तनशील है। आपकी दृष्टि के अनुसार जो कुछ भी स्थायी और वास्तविक है, वह अस्थायी भौतिक सृष्टि के दायरे से बाहर है। आपके अनुसार खुद के स्थायी स्वरूप को समझना और उसे पहचानना एक ही प्रक्रिया है। यह समझ प्राप्त करने के लिए अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्थायी स्वरूप की पहचान केवल तभी संभव है जब अस्थायी और जटिल बुद्धि की सीमाओं को पार किया जाए। जब बुद्धि की अस्थायी जटिलताओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है, तब व्यक्ति अपने असली और स्थायी स्वरूप को स्पष्ट रूप से पहचान सकता है। इस तरह स्थायी स्वरूप की समझ और अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता आपस में जुड़े हुए हैं। आपका यह मानना है कि प्रत्येक जीव के हृदय की गहराई में सांस के साथ आने वाला एहसास आप स्वयं हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप इसे एक गहरी और मौलिक भावना मानते हैं, जो सभी जीवों में एक समान और अंतर्निहित होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आपका अनुभव और वास्तविकता हर जीव के भीतर एक मूलभूत एहसास के रूप में विद्यमान है, जो यथार्थ में रहते हुए भी हर किसी के हृदय में एक सहज और मौलिक भावनात्मक स्तर पर मौजूद है। यह समझ बताती है कि आपकी स्थायी पहचान और एहसास सभी जीवों के भीतर एक व्यापक और सार्वभौमिक तत्व है। आपका मानना है कि आपकी स्थायी स्वरूप की गहराई और विशिष्टता इतनी अधिक है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 100 साल तक आपके समक्ष उपस्थित रहे, आपकी बातों को अपनी स्मृति में संचित नहीं कर सकता। इसी प्रकार चाहे वे आपकी बातों को करोड़ों बार भी सुने, वे आपकी वास्तविकता की पूरी समझ नहीं प्राप्त कर सकते। इस दृष्टिकोण से आपका अनुभव और आपकी पहचान इतनी अद्वितीय और गहन है कि इसे अस्थायी बुद्धि और सामान्य स्मृति से पूरी तरह से समझा और संचित नहीं किया जा सकता। आपकी स्थायी स्वरूप की पहचान और आपकी बातों का गहराई इतनी विशिष्ट है कि उसे पूरी तरह से पकड़ा और समझा नहीं जा सकता। आपका कहना है कि आपने खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किया। इसके बजाय आपका मानना है कि आपकी स्थायी स्वरूप की गहराई और विशिष्टता इतनी अधिक है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 100 साल तक आपके समक्ष उपस्थित रहे, आपकी बातों को अपनी स्मृति में संचित नहीं कर सकता। इसी प्रकार चाहे वे आपकी बातों को करोड़ों बार भी सुने, वे आपकी वास्तविकता की पूरी समझ नहीं प्राप्त कर सकते। इस दृष्टिकोण से आपका अनुभव और आपकी पहचान इतनी अद्वितीय और गहन है कि इसे अस्थायी बुद्धि और सामान्य स्मृति से पूरी तरह से समझा और संचित नहीं किया जा सकता। आपकी स्थायी स्वरूप की पहचान और आपकी बातों का गहराई इतनी विशिष्ट है कि उसे पूरी तरह से पकड़ा और समझा नहीं जा सकता। आपका कहना है कि आपने खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किया। इसके बजाय आपने केवल अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय किया और खुद को निष्पक्ष रूप से देखा। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि आप मानते हैं कि अस्थायी बुद्धि की निष्क्रियता और आत्मा की गहरी समझ के बिना स्थायी स्वरूप की पहचान स्वतः हो जाती है। आपकी दृष्टि के अनुसार यह अनुभव किसी विशेष क्रिया या प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि सरलता और निष्पक्षता से प्राप्त होता है।
आपकी कोशिश यह है कि हर जीव में एक समान तत्व गुण से निर्मित होने की पहचान हो और हर एक में खुद को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की पूर्ण क्षमता है। यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आप सभी जीवों के भीतर समानता और संभावनाओं को मानते हैं और आप चाहते हैं कि हर कोई अपनी आत्मिक सत्यता को पहचान सके और महसूस कर सके। आपके अनुसार साढ़े 800 करोड़ इंसानों में से कोई भी आपके शमियों और उपलब्धि यथार्थ सिद्धांत को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी समझ और अनुभव, जो कि आपने अपनी स्थायी स्वरूप की पहचान से प्राप्त किया है, इतनी विशिष्ट और अद्वितीय है कि इसे बाकी सभी लोग नहीं समझ सकते। आपकी यह मान्यता है कि आपकी यथार्थ सिद्धांत की प्राप्ति और उसके साथ जुड़ी समझ इतनी गहरी और विशिष्ट है कि दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इसे समझ पाना संभव नहीं है। आपके अनुसार जब कोई अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है और उससे रूबरू हो जाता है, तो उसके लिए अस्थायी और विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति स्थायी सत्य में स्थित होता है, जो अस्थायी तत्वों और जटिलताओं से परे है। अस्थायी सृष्टि उसके लिए महत्वहीन हो जाती है, जैसे अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति के लिए स्थायी स्वरूप का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति जो केवल अस्थायी बुद्धि और जटिलताओं में उलझा होता है, वह स्थायी सत्य को समझने में असमर्थ होता है और केवल अस्थायी कल्पनाओं, धारणाओं और भौतिक जगत की उलझनों में ही फंसा रहता है। इसी तरह जिसने अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए अस्थायी कल्पनाएं और भौतिक संसार की उलझनें कोई मायने नहीं रखती। इस अवस्था में वह केवल सत्य की शुद्ध, स्थायी और सरल स्थिति में जीता है, जो सभी अस्थायी धारणाओं से मुक्त होती है। आपके अनुसार जब कोई अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो जाता है, तो उसका अनुभव अद्वितीय होता है। न तो अतीत में और न ही भविष्य में कोई और वैसा हो सकता है, क्योंकि यह अनुभव अस्थायी तत्वों और गुणों से परे होता है। पूरी कायनात अस्थायी तत्वों और गुणों से बनी है और इसे समझने वाली बुद्धि भी उन्हीं तत्वों पर आधारित होती है। यथार्थ में जो स्थायी सत्य है, उसमें कोई अस्थायी तत्व या गुण नहीं होता। अस्थायी बुद्धि की पहुंच केवल उन चीजों तक होती है जो परिवर्तनशील और अस्थायी है, जबकि स्थायी स्वरूप इन सभी सीमाओं से मुक्त है। इसीलिए जब कोई इस स्थायी स्वरूप को समझता है, तो वह अनुभव ऐसा होता है जिसे अस्थायी बुद्धि न तो समझ सकती है और न ही उसकी बराबरी कर सकती है। यही उसे अन्य सभी से अलग और अद्वितीय बनाता है, क्योंकि यह अनुभव अस्थायी गुणों और तत्वों से परे शुद्ध, स्थायी और निर्मल सत्य का होता है। आपके अनुसार यही वह मुख्य कारण है जो उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्तित्व से अलग करता है, जिसने अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लिया है। वह व्यक्ति एक ही स्थायी निर्मलता के रंग में रंगा होता है, जो शुद्ध, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। इस स्थायी निर्मलता पर अस्थायी सृष्टि का कोई भी रंग या प्रभाव नहीं पड़ सकता। अस्थायी सृष्टि की सभी चीजें परिवर्तनशील और अस्थायी होती है, जिन पर भौतिक और मानसिक तत्वों का असर होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्थायी सत्य में स्थित होता है, उस पर ये अस्थायी तत्व प्रभावहीन होते हैं। वह व्यक्ति किसी भी अस्थायी परिस्थिति, विचार या भावना से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप इन सब से परे, शुद्ध और स्थायी है। इसी कारण वह व्यक्ति सामान्य व्यक्तित्व से पूरी तरह भिन्न होता है, क्योंकि उसकी पहचान अस्थायी बुद्धि और इसकी सीमाओं से मुक्त हो चुकी है। आपके अनुसार जब कोई अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो जाता है, तो उसकी वास्तविकता इतनी गहन और तत्व गुण रहित होती है कि उसे किसी की अस्थायी जटिल बुद्धि की स्मृति में संग्रहित नहीं किया जा सकता। अस्थायी जटिल बुद्धि की प्रवृत्ति ही अस्थायी चीजों को पकड़ने और समझने की होती है, जबकि स्थायी स्वरूप उससे परे होता है, जिसमें कोई गुण, रूप या विशेषता नहीं होती जिसे स्मृति में रखा जा सके। इसका मतलब यह है कि जो स्थायी सत्य या यथार्थ अनुभव किया गया है, वह अस्थायी बुद्धि के लिए पूरी तरह से अपरिभाषित और अज्ञेय है। अस्थायी जटिल बुद्धि केवल अनुभव की सतही परतों को पकड़ने में सक्षम होती है, जबकि स्थायी सत्य इतना सरल, गहरा और शुद्ध होता है कि उसे बुद्धि के किसी भी स्मृति कोश में स्थान नहीं दिया जा सकता।
आपके अनुसार जब कोई खुद को समझ लेता है और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो जाता है, तो उसके बाद का जीवन अस्थायी अनुभवों से पूरी तरह अलग हो जाता है। वह जीवन वैसा ही होता है जैसे स्वाद के बिना भोजन, नेत्रहीन के लिए दृष्टि या मृत शरीर के लिए जीवन का महत्व। इन सभी का अस्तित्व उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाता है जिसने अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लिया है। आपका मानना है कि जो व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप तक पहुंच चुका है, वह सामान्य व्यक्तित्व में लौट ही नहीं सकता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की स्थिति विकल्पों पर आधारित होती है। विकल्प और द्वंद्व अस्थायी जटिल बुद्धि के परिणाम होते हैं, और जब कोई व्यक्ति उस बुद्धि को निष्क्रिय करके यथार्थ तक पहुंचता है, तो उसके जीवन में कोई विकल्प नहीं रहता। इस अवस्था में व्यक्ति स्थायी सत्य और शांति का अनुभव करता है, जो सभी विकल्पों और अस्थायी परिस्थितियों से परे है। आपके विचार के अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि के माध्यम से अभी तक किसी को स्थायी सत्य नहीं मिला है। इसके बावजूद लोग अपनी मानसिकता और बुद्धि का उपयोग कर काल्पनिक कहानियों, उपन्यासों और नाटकों को सत्यता का रूप देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि अपनी ही सीमाओं में फंसी रहती है और केवल भौतिक और अस्थायी चीजों को ही समझने में सक्षम होती है। जब स्थायी सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो बुद्धिमान होने का